आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ठीक है, सो टुडे इज़ ए वेरी नाइस डे एंड एक बड़ी जर्नी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, 100 दिनों की जर्नी होगी प्रीलिम्स के पहले लगभग। और इन 100 दिनों को मेरी कोशिश ये करनी है कि आपसे जुड़ा रह के मैं आपको पहली बात तो गिरने ना दूँ। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम नज़दीक आते आते कई लोग गिर जाते हैं एग्ज़ाम में जाने के पहले। ठीक है, सो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ पहले तो कि आपको गिरने नहीं देना है। तो जो रिक्वायर्ड मोटिवेशन है वो आपको देते रहना है। साथ ही साथ चीज़ों को जितना बेहतर मैं कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करूँगा। एक चैप्टर के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना ज़्यादा समय लेते हुए मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि ये जो भी एक सीरीज़ हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक कोर्स के फॉर्मेट में यूट्यूब में आपको बहुत कुछ कराने का इरादा है, उसमें आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक तरह की मुहिम है जो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मुहिम ना समझें बल्कि अपनी मुहिम भी समझें, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताने की कोशिश करें कि कई बार लोग आके बोलते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो मैं कैसे पढ़ाई करूँ। हम लोग कुछ नहीं कर पाते उनके लिए, क्योंकि हमारी भी मजबूरियाँ हैं। पर अगर इस बार मैं कुछ करना चाह रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि फिर आगे लोग ना बोलें, ठीक है, कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया नहीं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये कौन कह रहा है हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे? मेरा कोई बर्थडे नहीं है आज। ठीक है, बिन बात के बर्थडे मना लोगे क्या? ठीक है, तो मैं फिर से क्या कह रहा हूँ कि मैं शुरुआत करूँगा और आप सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि ये सब तक पहुँचा दो। ठीक है, सभी को बता दो कि ऐसी कोई क्लासेस चल रही हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जितना बेहतर आपके लिए कर सकता हूँ मैं करूँगा। ठीक है, जहाँ तक टॉपिक की बात है, जो भी टॉपिक मैं टच करूँगा मैं बहुत बेहतर तरीके से कराऊँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि 2019 में जितने भी सिलेक्शन हो उसमें मेरा थोड़ा बहुत रोल होना चाहिए हर एक स्टूडेंट की सक्सेस में। ठीक है, तो ये तभी संभव हो सकता है जब आप ये चीज़ें सब तक पहुँचाओ। ठीक है, चलें फिर शुरू करें। तो देखिए क्या करने वाला हूँ मैं करने ये वाला हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे परसेंटेज शुरू करना है। परसेंटेज को अगर आप मुझसे पूछोगे एज ए टीचर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझते हो ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ये इसलिए है क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। परसेंटेज यानी जिसको आप बोलते हो प्रतिशत, तो प्रतिशत में क्या है कि ये एक टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बात तो ये है कि आपका जीवन भर पीछा ये टॉपिक नहीं छोड़ता है। ठीक है, बचपन में जब आपने शुरुआत करी 5th क्लास तक ठीक था, 6th 7th 8th में गए, परसेंटेज जहाँ एक बार शुरू होता है तो हर कोई पड़ोसी आपसे पूछता है कितने परसेंटेज आए। इस सवाल ने तो आपका जीवन खराब कर दिया होगा ना। तो कई बार कोई बोलता है कि ऐसे सवाल करता है तो मन करता है बाल नोच लें उसके कि परसेंटेज कितने आए तुम्हारे बेटा। ठीक है, और पड़ोसी के ज़्यादा आ जाए तो इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये टॉपिक एक तो आपके रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और जब हम बात करते हैं मैथ्स की तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये टॉपिक बेस हो जाता है कई सारे टॉपिक्स का। पहली बात तो इस टॉपिक का रोल कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा है, शायद आप उतना यूज़ नहीं करते हो। तो एक जो कैलकुलेशन एस्पेक्ट है इस टॉपिक का, दैट मेक्स इट इवन मोर इंपॉर्टेंट। डेटा इंटरप्रिटेशन आप करोगे तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा, परसेंटेज ग्रोथ निकालना पड़ेगा। आप बात करोगे प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नया नहीं है, सब कुछ परसेंटेज है। कमिंग टू द CISI, परसेंटेज के अलावा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट परसेंटेज, नथिंग एल्स। तो रेशियो की बात करेंगे, रेशियो अगर आप बोलते हो 2/3, ये भी परसेंटेज के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका हर एक टॉपिक में थोड़ा 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 करके रोल होता है, राइट। टाइम एंड वर्क में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंटायर। आप जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर बात करते हो तो इससे बेहतर कोई टॉपिक नहीं है। जो भी लोग मुझे बर्थडे विश कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप अपनी एनर्जी जाया कर रहे हो, बिकॉज मेरा बर्थडे नहीं है सर आज। ठीक है, पता नहीं कौन बता दिया आपको बर्थडे। यहाँ देखिए लोग टाइम पास करने आ गए हैं, आप उनसे बचो। ठीक है, तो कैलकुलेशन में रोल है, मैंने बताया। फिर इस टॉपिक के जो एप्लीकेशंस हैं वेरियस टॉपिक्स में, वो बहुत वाइड हैं। तो अगर हम इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे देन हमारे लिए 2-3 टॉपिक, जैसे एक ब्लॉक पूरा प्रॉफिट एंड लॉस CISI में कुछ नया ही नहीं है, सब कुछ यही है। तो मैं इसकी थोड़ी सी थियरी कराऊंगा ताकि आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स की क्लैरिटी हो। और इसको जब आप अच्छे से समझोगे तो हम लोग इस पर सवाल भी करेंगे। ये पूरा हफ्ता मेरे टारगेट है कि मैं 5 क्लास आपकी लूंगा और उन 5 क्लास में हम परसेंटेज को अच्छे से खत्म करेंगे। ठीक है, क्लियर और नॉट, कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। तो मैं भी थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा, बुरा मत मानिएगा। लेट मी स्टार्ट विद द परसेंटेज।
तो देखिए परसेंटेज में आपको सबसे पहले क्या समझना है कि इस सिंबल का सिंपल सा मतलब ये होता है 1/100। अगर आपको परसेंटेज का सिंबल कभी भी रिप्लेस करना हो तो आप सिंपली इसकी जगह रखते हो 1/100। नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि इसको पहली बात तो हमें समझना है कि इसमें क्या क्या छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपके सामने कभी लिखा यहां पर कि 20% और यहां मैंने लिखा 80%, राइट, लेट्स से ऐसे मैंने लिखा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? क्या 20% 80% के बराबर हो सकता है? यस, ये इक्वल हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कब इक्वल हो सकता है, जब इसके बेसेस डिफरेंट हो। सेम बेस पे 20% 80% के इक्वल नहीं होता है, लेकिन अगर इसके बेस सेम नहीं है तो ये इक्वल हो सकता है। परसेंटेज हमेशा, जैसे मैं कहता हूं 10 अपने आप में एक एब्सोल्यूट नंबर है, लेकिन 20% अपने आप में कोई नंबर नहीं है। 20% कह रहा है कि किसी नंबर का ये 20% है, तो वो नंबर क्या है ये जानना बेहद आवश्यक है। सो आप कभी भी जब परसेंटेज देखोगे तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि इसका बेस क्या है। समझ रहे हो कि नहीं? आप परसेंटेज कभी भी देखो जिंदगी में तो आप पहले यही पूछना कि बेस क्या है आपका, ठीक है, व्हाट इज योर बेस। तो ये पता, जब तक पूरा इसका पता नहीं होगा हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोग इग्नोर कर जाते हो कई बार। सो 20% आपका 80% के बराबर हो सकता है, और 20% कभी कभी हो सकता है कि 20% के बराबर ना भी हो। मान लिया इन दोनों के बेसेस अलग अलग हैं, तो अगर इन दोनों के बेसेस अलग अलग हैं तो ये 20% इस 20% के बराबर नहीं होगा। सो एवरी टाइम यू सी ए परसेंटेज यू हैव टू आस्क ए क्वेश्चन, व्हाट इज योर एड्रेस। एड्रेस का मतलब कि तुम्हारा बेस क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मान लेते हैं कि रमेश कोई है, ठीक है, तो रमेश, आपके पास 2 रमेश हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं किस रमेश को बुला रहा हूं या किस रमेश की बात कर रहा हूं, यू डू नॉट नो अंटिल मैं आपको रमेश का आधार नंबर ना बता दूं। आजकल आधार, आपको पता है ना कि आधार सबका डिफरेंट होता है, तो ये एग्जाम्पल मेरे लिए समझाना काफी आसान हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं किस रमेश की बात कर रहा हूं, 2 रमेश है, रमेश देश में बहुत सारे हो सकते हैं ना, आपको पता है, देयर कैन बी n नंबर ऑफ रमेश पॉसिबल, ठीक है। तो जब मैं पूछूंगा कि बताओ ये इस वाले आधार नंबर वाला रमेश है, तब आपको पता चल गया कि मैं किस रमेश की बात कर रहा हूं। तो सिंपली परसेंटेज में जो बेस है ना, बेस आपका सब कुछ डिसाइड करता है। सिर्फ नाम बोलने से कुछ नहीं होगा कि ये रमेश सेम थोड़ा ना, ये दोनों अलग हो सकते हैं, बट हाँ इनका आधार नंबर डिफरेंट होगा, तो हम यूनिकली लोकेट कर पाएंगे कि आप किस रमेश की बात कर रहे हो, ठीक है, क्लियर। तो ऑलवेज आस्क व्हाट इज योर बेस, व्हाट इज योर बेस, व्हाट इज योर बेस व्हेनेवर देयर इज अ परसेंटेज, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखिए क्या है कि परसेंटेज का इस्तेमाल हर कोई करता है। जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो भी परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आपने क्रिकेट देखा होगा, तो क्रिकेट में एक टर्म होता है स्ट्राइक रेट, वो भी किसका, बैट्समैन का। मैं आज बात करूंगा, आपको लगेगा कहानी सुना रहा हूं, बट एक कहानी बहुत जरूरी है क्लैरिटी के लिए। तो बैट्समैन या बैटमैन बोल दो, बैटमैन वो वाला मत समझ लेना, ठीक है, तो मैं बैट्समैन लिखूंगा यहां पर। तो एक क्रिकेटर का जो स्ट्राइक रेट होता है, जिसको आप बोलते हो लेट्स से कि 104.82 है किसी का स्ट्राइक रेट, तो आपको इसकी प्रैक्टिकल मीनिंग मालूम होती है परसेंटेज में। प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होती है कि अगर किसी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 104.82 है, तो ऑन एन एवरेज 100 बॉल्स पे वो इतने रन बनाने की क्षमता रखता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? आपको पता है क्या, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इस चीज को प्रैक्टिकली समझता है कि ये आउट ऑफ 100 इतने रन बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो कंपैरिजन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि जैसे लेट्स से मैंने कहा कि किसी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट केवल 88.22 है, तो आपको पता है, हमें पता है कि ये वाला प्लेयर इस वाले प्लेयर से धीमा खेलता है इन जनरल। सो कंपैरिजन में भी परसेंटेज का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। एक चीज ध्यान से समझना, जैसे मैंने बोला कि कोई प्लेयर है, उसने टोटल 8000 रन से स्कोर किए हैं टिल नाउ, अभी तक 8000 रन उसने बनाए हैं, और एक कोई दूसरा प्लेयर है उसने 2000 रन बनाए हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब लेट्स से कहीं मैच फंसा हुआ है, और मैच ऐसा फंसा हुआ है कि मुझे 100 बॉल्स में 130 रन चाहिए, 100 बॉल्स में 130 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों में से कौन सा प्लेयर बेहतर है, इन दोनों प्लेयर में से कौन सा प्लेयर बेहतर है, तो क्या आप सीधे रन देख के बता सकते हो कि कौन सा प्लेयर बेहतर है? डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए। हमें एक्सपीरियंस चाहिए, राइट, टेस्ट मैच होगा तो हम कहेंगे एक्सपीरियंस विल वर्क, राइट, बट यहां जब रन तेज बनाना है तो स्ट्राइक रेट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, कि कौन सा प्लेयर ज्यादा तेजी से रन बना सकता है कंपैरेटिवली। हमारे हिसाब से वो प्लेयर इस सिचुएशन के लिए ज्यादा बेहतर होगा। मे बी ये 2000 रन बनाने वाला प्लेयर इतना स्ट्राइक रेट रखता हो
और 8000 वाला इतना ही स्ट्राइक रेट रखता हो, सो इन द गिवन सिचुएशन वी विल सी बाय कंपेयरिंग द स्ट्राइक रेट कि दिस प्लेयर इज बेटर। सो कंपैरिजन टूल्स के लिए दिस बिकम्स वेरी यूजफुल कि हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे कंपेयर करें। अब आप मुझे बताओ यहां पर कि इस सिचुएशन में केवल रन को कंपेयर करते तो क्या हमें कोई एनालिसिस का रिजल्ट प्रॉपर मिल पाता? नहीं। आप कहते कि 8000 रन 2000 रन से ज्यादा है। 8000 रन 2000 रन से ज्यादा होने का यह मतलब नहीं है कि यह हर सिचुएशन के लिए अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं। एब्सोल्यूट रन ज्यादा हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट कम होने की वजह से ये 2000 रन वाला प्लेयर ज्यादा सुटेबल लग रहा है मुझे इस मोमेंट पे। और ये कंपैरिजन हम कैसे कर पाए? ये कंपैरिजन हम इसलिए कर पाए क्योंकि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमने इन दोनों के रन्स को ना कॉमन प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट किया। इसने कितनी बॉल खेली, इसने कितनी बॉल खेली, हमने ये निकाला कि आउट ऑफ 100 बॉल्स ये दोनों कितने रन्स बना सकते हैं या ऑन एन एवरेज इन्होंने बनाया हुआ है। तो मुझे पता लगा कि एक ने बनाया हुआ है 104.82 और एक ने बनाया हुआ है सिंपली 88.22। जब ये आउट ऑफ 100 आ गए यानी सेम प्लेटफॉर्म पे आ गए तो हम इसको कंपेयर कर पाए। हम कंपेयर कर पाए कि इसका स्ट्राइक रेट बेहतर है तो ये थोड़ा तेज खेलता है। तो परसेंटेज क्या करता है कि एब्सोल्यूट डेटा कभी भी आपको पूरी जानकारी नहीं दे सकता है। एब्सोल्यूट डेटा आपको पूरी जानकारी कई बार नहीं देगा एनालिसिस पर्पस से। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। लेट्स से आपके पास दो लोग आए, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। राम और श्याम दो लोग आए और राम ने क्या बोला कि मेरे मार्क्स आए हैं 500, राइट? और श्याम ने क्या बोला कि मेरे मार्क्स आए हैं 250। और आप जज थे और आपने क्या कहा कि राम को उठा के जो है आपने अवार्ड दे दिया। ठीक है, लेट्स से आपने अवार्ड देना था कोई एक, आपने राम को उठा के दे दिया। बाद में आपको पता चला कि राम के जो 500 नंबर आए हैं वो 50,000 नंबर में से आए। ठीक है, और श्याम के जो 250 नंबर आए हैं वो आउट ऑफ 300 आए। समझ रहे हो कि नहीं? अब आप बताओ आपका अवार्ड किसको देना था? श्याम को देना था। आपने दे किसको दिया? राम को दे दिया। इसका परसेंटेज कितना था? केवल 1% नंबर थे इसके, बट आपने अवार्ड राम को दे दिया। तो जब भी हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कंपैरिजन में एब्सोल्यूट नंबर हमेशा आपको सही जानकारी नहीं देता है। व्हेन यू वांट टू कंपेयर इट्स बेटर कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आए तो हम परसेंटेज निकालते हैं। अब मैं बात करूंगा कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज जैसा नाम आपको सजेस्ट करता है कि इट इज परसेंट, या आपने सुना ही होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। परसेंट यानी पर 100, पर का मतलब होता है एवरी, सेंट का मतलब होता है 100। सो एनीथिंग व्हिच इज आउट ऑफ 100 इज परसेंटेज, सिंपल। तो ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। किसी भी चीज को अगर आउट ऑफ 100 आप लिख दो तो वो परसेंटेज हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे निकलता है। परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे निकलता है आप मुझे बताओ कि लेट्स से मैंने कहा कि किसी के नंबर हैं 80 और ये नंबर जो 80 आए हैं ये आउट ऑफ 200 आए हैं। मैंने आपको अभी समझाया कि परसेंटेज इज आउट ऑफ 100। परसेंटेज अगर आउट ऑफ 100 है तो क्या इसको मैं 100 बनाऊं? अगर मैं 200 को 100 बनाता हूं तो मैंने क्या किया है? हाफ से डिवाइड किया है। तो 80 को भी हाफ से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा यहां पर? 40। तो कोई भी चीज आपको अगर दी है, यहां कह रहा है 80 आउट ऑफ 200, आप इसको कन्वर्ट कर लो आउट ऑफ 100 तो ये इसका परसेंटेज हो जाता है। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मूला कैसे बनता है? फॉर्मूला यही बनता है कि किसी को मिला x आउट ऑफ y, अगर किसी को मिला x आउट ऑफ y तो आप निकालो कि इसका 1 में क्या बना। तो अगर आप 1 में निकालोगे तो आपने y से डिवाइड कर दिया, ये बनेगा x अपॉन y। अगर आप 100 में इसको निकालते हो तो ये बनता है x आउट ऑफ y, मतलब x अपॉन y इंटू 100। इसलिए ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। इट इज नथिंग बट आउट ऑफ 100। मतलब अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज निकालना है तो इट इज x अपॉन y इंटू 100, नथिंग एल्स, राइट? तो ये कैसे आता है ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अब इसका इस्तेमाल करना, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको ब्लाइंडली आपने इसको देख लिया इसको यूज नहीं करना। इसके बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा यहां पर 12.5 और यहां पर मैंने आपके सामने लिख दिया लेट्स से 7 और मैंने बोला कि मुझे इसका परसेंटेज बता दो। देयर आर मेनी वेज आउट इन विच यू कैन डू इट, पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको पता है कि आउट ऑफ 100 परसेंटेज होता है। 12.5 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 बन जाएगा। यहां आप 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये 56 दे देगा। तो ये परसेंटेज कितना हो गया? 56 परसेंटेज। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखोगे 7 अपॉन 12.5 इंटू 100, ऐसे लिखोगे आप, फिर आप इसको जाके डिवाइड करोगे तब आपको 8 मिलेगा और आपको फिर 56 मिलेगा। पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ये समझ चुके हैं कि परसेंटेज कैसे निकलता है, हाउ वी कैलकुलेट परसेंटेज आउट ऑफ 100, तो आप किसी भी क्वांटिटी को 100 में कन्वर्ट कर लो
और आप देख लो कि कितना परसेंटेज है, वो आपको डायरेक्ट दिखेगा। ये अभी आपको बहुत फायदेमंद नजर नहीं आएगा, बट इसका बहुत फायदा है, इस अंडरस्टैंडिंग का बहुत फायदा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये सिंपली चीजों को समझ लेना कि आउट ऑफ 100 का मतलब होता है परसेंटेज। दैट इज व्हाट आई नीड दैट यू अंडरस्टैंड टुडे, राइट? क्लियर और नॉट? ठीक है, अब जरा बात आगे थोड़ा बढ़ाएंगे। अभी हमने ये समझा कि प्रतिशत क्या होता है, और प्रतिशत को कंपैरिजन के टूल में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आपको पता है क्या होगा, परसेंटेज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब जॉब लगेगी तब आप देखोगे कि इंक्रीमेंट कितना मिलेगा, इतना परसेंट, ये परसेंट, वो परसेंट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज़ परसेंटेज, और मैं आपको कुछ अभी दिखाऊंगा कि परसेंटेज आपके जीवन में बहुत आपकी मदद कर सकता है। सो लेट मी स्टार्ट विद इट। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप ये सीखो कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या होता है। आप सभी को पता है मुझे, पर एक रिवीजन के तौर पे इसको देख लेना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको इसको बेहतर तरीके से समझा पाऊं। देखिए, पहली बात तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करने की जरूरत क्यों है, ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, और आपको सब बहुत बेहतर समझ में आएगा। लेट्स से कि आपने पता है कि आपका एक एजुकेशन हुआ है, प्रॉपर एजुकेशन में आपने परसेंटेज को एज ए टॉपिक पढ़ा। जब आपने परसेंटेज को एज ए टॉपिक पढ़ा तो आपने हमेशा यही किया, x अपॉन वाई इंटू 100। तो इसके अलावा कभी कुछ दिमाग में ही नहीं आया, क्योंकि अगर ये एग्जाम में लिखते नहीं तो हमें नंबर ही नहीं मिलते। यही हमारी पढ़ाई है 10th 12th तक, कि अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं लिखा और परसेंटेज निकाल लिया तो आपको नंबर ही नहीं मिलेगा, ठीक है, आप फेल हो जाओगे। तो यही लिख के आए, तो हमारी सोच भी ऐसी ही बन गई। अब अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलो ना जिसको ज्यादा कुछ नहीं आता है, ही नोज नथिंग, थोड़ा सा ही मैथ आता है, एलिमेंट्री मैथ उसने पढ़ा और परसेंटेज को टॉपिक के तौर पे उसने नहीं पढ़ा। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि लेट्स से आपका बर्थडे है, आपने हैप्पी बर्थडे बोला, उससे मेरा बर्थडे नहीं है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं कि मान लिया आपका बर्थडे और आपने एक बढ़िया सा केक मंगाया इस तरह का, और इस केक के आपने क्या किए, 2 टुकड़े कर दिए ऐसे बराबर, डायमीटर के अराउंड आपने काटा। केक काटते वक्त भी मैथ पढ़ रहे हो आप। तो जब आपने इसको काटा तो चूंकि आपको परसेंटेज का ज्ञान है, तो मुझे ये समझाने कि ये 50% है और ये 50% है। लेकिन अगर आप किसी के पास जाओ जिसको ज्यादा मैथ नहीं आती है, सड़क पे चले जाना और उसको पकड़ना और उसको इस केक का हाफ पीस दिखाना, और हाफ पीस दिखा के आप उससे पूछोगे कि देखो ये पूरा केक था और इतना पोर्शन कितना है, तो वो कहेगा आधा है। तो अब मुझे बताओ आपकी क्या आप सही बोल रहे हो जिसको मैथ का ज्यादा ज्ञान है, या वो सही बोल रहा है जो इंसान ज्यादा कुछ नहीं जानता है? दोनों सही हो, क्योंकि आपको पता है लॉजिकली ये आधा है, इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ये 50% है, कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। तो अगर दोनों सही तो क्या हम बोल सकते हैं कि आप दोनों बराबर हो? ठीक है, कम से कम यहां पर हम बराबर हुए। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आप पढ़े लिखे होकर आप किसी को ज्यादा मैथ नहीं आती है, हमें उसके बराबर लिखना पड़ रहा है, बट प्लीज लिख लो, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जैसे आपको मैंने कहा कि यही आपकी सर्कल है, केक है। इसी केक के अगर मैंने 3 बराबर हिस्से किए होते और आप उसको बस पिक्टोरियली ये दिखाते, समझाते उसको कि मैंने इसके 3 बराबर हिस्से किए हैं, तो आप कहोगे कि पूरा 100% को आपने 33.33% में ब्रेक कर दिया है। वो कहता कि 1/3 है, तो आप कहोगे 33.33% इज इक्वल टू 1/3। एक्चुअली में इसको 33 1/3% बोलते हैं, मैं इसको 33 लिख रहा हूं, ठीक है। फिर मैंने आपसे बोला कि ठीक है, एक काम करो कि इसी केक के आप 4 बराबर हिस्से कर दो। अगर आप 4 बराबर हिस्से करोगे तो परसेंटेज की भाषा में ये बराबर मान लेना। मैंने इसको बराबर ड्रॉ नहीं किया है तो मैं कर देता हूं, क्योंकि बस इतना सही डिस्कशन है, इसके बाद आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं बात किस चीज की कर रहा हूं। 4 बराबर हिस्से करोगे तो परसेंटेज में 100/4 हो जाएगा, 25। और वो जो बंदा सड़क पे आपको मिला है वो आपको कहेगा कि ये 1/4 है, आपको पता है कि दोनों बराबर हैं, तो 25% जो आपका वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब क्या है, ऐसे आप इसको ब्रेक करते जाओगे तो हर जब हम परसेंटेज लिख रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे कुछ फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट दिख रहा है। और अगर ये बराबर हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि किसी भी नंबर का आप 25% निकालो या फिर 1/4 निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है? बिल्कुल। किसी भी नंबर का 33.33% निकालो या 1/3 निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी नंबर का 50% निकालो या फिर 1/2 निकालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप कहोगे इसका क्या फायदा है? देखिए, इसका फायदा आपको अभी नजर आएगा। अगर आप यहां से ध्यान से देखें और मैं आपसे बोलूं कि आप किसी भी सर्कल के 8 बराबर हिस्से कर दो आप, तो आपने जब 4 हिस्से किए तो ये 25% बना। अगर आप 8 इक्वल पार्ट्स करोगे तो ये बनेगा 12.5% ईच। और आपको पता है कि 25% 1/4 होता है, तो 12.5% आपका कितना होगा? दिस विल बिकम इक्वल टू 1/8। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं जो कि मैं हमेशा देता हूं, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं ये देता हूं कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है आपका, ठीक है, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, उसने आपको क्या सिखाया है। लेट्स से मैंने आपसे बोला कि एक शहर है
वेटिकन सिटी जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो मैंने बोला कि लेट्स से उसकी पॉपुलेशन 960 है, और उस वेटिकन सिटी की पॉपुलेशन मैंने आपसे बोला कि ये इंक्रीज कर जाती है एक पर्टिकुलर साल में, यानी बढ़ जाती है एक पर्टिकुलर ईयर में बाई 12.5%, यानी क्या हो रहा है 12.5% से बढ़ जाती है। तो फाइंड न्यू पॉपुलेशन, कि अभी पॉपुलेशन यानी उसकी जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि अगर आप उसी मोड में हो 10th के मोड में, तो आपकी कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होगा, आप कहोगे 960 पॉपुलेशन थी और 12.5% का इंक्रीज हुआ है, तो आप कहोगे 12.5 बेस क्या है 960, तो आप ऐसे करके इसको लिखोगे इंटू 100 अपॉन 960। किसी भी संख्या क्या अगर आपको 12.5% निकालना हो तो आप कैसे निकालते हो, ए परसेंटेज ऑफ एक्स अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालते हो, आप कहोगे ये होगा ए इंटू एक्स अपॉन 100, ऐसा ही लिखते हो ना आप, वही मैंने किया है ए इंटू एक्स अपॉन 100। अब आप गुणा भाग करोगे, इसको डिवाइड करोगे और फिर आप देखोगे कि आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है। तो अगर आप सब कुछ समझ गए तो आप कहोगे ये पर्टिकुलर वैल्यू हम डिवाइड करेंगे ऐसे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8, फिर आप इसको डिवाइड करोगे और आप कहोगे ये वैल्यू आ जाएगी 120, इन दोनों में जोड़ हो जाएगा और 1080 आपको वैल्यू मिल जाएगी। पहली बात तो प्रॉब्लम क्या है इस मेथड में, एक तो ये कॉम्प्लेक्स है अननेसेसरी, दूसरा ये बहुत ही डम्ब है। डम्ब इसलिए है बिकॉज कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, मैथमेटिकली क्लास 5th की तरह हम लिखते जा रहे हैं। अगर आपने इसको ऐसे सोचा होता कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है, क्योंकि मुझे पता है ये चीज कि दोनों एक ही चीज है, सो 960 का 1/8 कितना इंक्रीज हुआ है इतना परसेंट, तो मैं इसका 1/8 निकाल सकता हूं और 1/8 इसका 120 होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 960 में 120 का इंक्रीज हुआ है और ये 1080 हो गया है। तो पहली बात तो ये कि ये कैलकुलेशन आसानी से हो रही है। दूसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये ज्यादा बेहतर है समझने का तरीका। मुझे इसमें इंक्रीज दिख रहा है कि 120 है, मुझे इसमें ये दिख रहा है कि फाइनल वैल्यू कितनी है 1080 है, राइट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो इट इज मोर इंट्यूटिव नाउ। पर आपका तुरंत सवाल आएगा कि सर अगर 23.1% इंक्रीज पूछा होता तो इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कैसे निकालते। दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, बिकॉज सीजीएल 2018 में कुछ परसेंटेज वैल्यूज ऐसी आई जिसमें स्टैंडर्ड परसेंटेजेस नहीं थे। देखिए पहली बात तो यह है, आपको यह देखना है कि कौन से परसेंटेज रेपिटेटिव हैं जो बार बार आते हैं, क्या हमें उनका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए। बिल्कुल जानना चाहिए। जहां पर स्टैंडर्ड परसेंटेज होंगे एटलीस्ट आप उनका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ध्यान रखो, जो नहीं होंगे उनसे कैसे डील करना है वो मैं आपको आगे चल के सिखाई दूंगा। आप पेपर सॉल्यूशन जाके देख लो, मैंने करा दिया है सारे क्वेश्चंस, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था जितना आपको दिखा। तो हम बात कर लेंगे कि इन परसेंटेज के साथ क्या करना है जब क्वेश्चंस करेंगे तो, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड परसेंटेज है ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड देम कि वो क्या है। क्लियर। अब मैं जरा शुरुआत करूंगा और थोड़ा सा पहले मैं ये बताऊंगा कि आखिर स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस क्या हैं, कितने हैं और कितने आपको ध्यान रखने हैं, और ध्यान रखने का मतलब क्या है। ठीक है, कई लोगों का ध्यान रखने का मतलब पता है क्या होता है, ठीक है, कि उन्हें एक दो वैल्यूज ध्यान रहेंगी बाकी ध्यान ही नहीं रहेंगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कितना ध्यान रखना है। तो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं कि आपको कितनी वैल्यूज का ध्यान रखना है। एक बात बताओ कि जब मैंने आपको बोला था कि 50% का मतलब 1/2 होता है, जब मैंने आपको यह बोला कि 33 1/3% का मतलब 1/3 होता है, जब मैंने आपको बोला कि 25% का मतलब 1/4 होता है, जब मैंने आपको बोला कि आपका लेट्स से 12.5% है उसका मतलब 1/8 होता है। अगर आप एक छोटा सा पैटर्न यहां से देखने की कोशिश करें कि कोई भी परसेंटेज है, अगर परसेंटेज को आप 1/100 से रिप्लेस करोगे तो फ्रैक्शन मिल जाएगा। 50/100 इज 1/2, और किसी भी फ्रैक्शन में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा। सो कहना ही से कि मैं एक परसेंटेज वैल्यू यहां लिख रहा हूं, एक फ्रैक्शन वैल्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं, जिस परसेंटेज वैल्यू आपको पता है कि ऐसे परसेंटेज के फॉर्मेट में होगी, फ्रैक्शन वैल्यू आपकी a/b के फॉर्मेट में होगी, जहां पर a और b आपके इंटीजर होंगे। तो अगर आपको परसेंटेज स्टेप फ्रैक्शन बनाना है तो आप क्या करोगे, क्या आपको समझ में आ रहा है कि आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। यस, किसी भी परसेंटेज को आप जैसे इसको सोचना 50% 1/2 है, 50% से 1/2 कैसे बनता है, 100 से मल्टीप्लाई करके। और अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना है तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि 100 से डिवाइड करना है। तो ये बेसिक तरीका है, कुछ रटना नहीं है, कुछ रटना नहीं है। 50% इज इक्वल टू 1/2 से ही क्लियर है। सो आई नो कि हाँ, परसेंटेज से फ्रैक्शन, 100 से मल्टीप्लीकेशन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, 100 से डिवीजन, और ये आपका बेंचमार्क है 50% इज इक्वल टू 1/2। उसको अगर ध्यान रखोगे तो सब कुछ ध्यान रहेगा, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन अब यह है कि हम कितने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ध्यान रखें, और ध्यान कैसे रखना है ये मैं आपको बताता हूं। अब मैं सब कुछ आपके सामने लिखने जा रहा हूं। पहला सवाल मैं आपसे यह करूंगा कि 100% का फ्रैक्शन
इक्विवेलेंट क्या होगा? 100% का मतलब पूरा। क्या पूरे को हम 1 आउट ऑफ 1 बोल सकते हैं? 100% का मतलब पूरा। 100% नंबर आने का मतलब क्या होता है? पूरा। तो ये हो गया 1। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, एसएससी ने इस बार आपको जो नंबर दिए वो कई लोगों को टोटल से ज्यादा मिल गया है, तो अब हमें 100% से ज्यादा की बात भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कौन कह रहा है रिवर्स लिख दिया? सब कुछ सही लिखा है सर। परसेंटेज को 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना जब आप, अच्छा उल्टा लिख दिया, सॉरी, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी, मैंने उल्टा लिख दिया, इसको मैं सही कर देता हूं, ठीक है, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। ये आपका डिवाइड बाई 100 है और ये आपका मल्टीप्लाइड बाई 100 है, ठीक है। चलो अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, ठीक है, कि मैंने इसको गलत लिखा है, ठीक है, करेक्ट हो गया। अब मैं वापस आ रहा हूं, तो मैंने बोला कि एसएससी ने इस बार क्या किया है, लोगों को 100% से ज्यादा नंबर दिए हैं नॉर्मलाइज करके, तो 100% से ज्यादा की बात कर लेते हैं। मेरा एक सवाल है कि अच्छा आप बता सकते हो कि 200% को फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। 100 से डिवाइड करके आप देख लो, 200% को 2 बोलेंगे, ठीक है। ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है या फिर आप कह लो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, दोनों बात सही है। एनीवेज अब मैं वापस आता हूं, थोड़ा सा बात करते हैं 100 से नीचे वालों की। 100 भी हो गया ना, चलो ठीक है, इनको हटा लो अभी। अब मेरा क्वेश्चन है देखिए कि 50%, तो आप कहोगे 50% जो है आपका ये 1/2 होता है, ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन जा रहा हूं ये होता है। अब मैं लेफ्ट में फ्रैक्शन लिखूंगा, लेकिन कि 1/2 मैं क्विकली लिख पाऊं कि 1/2 आपका 50% होता है, फिर मैं आपके सामने लिखूंगा 1/3, ये हो गया आपका 33, 1/3%, 1/4 ये आपका हो गया 25%, ठीक है, क्विकली ये तो पता ही है आपको। 1/5 निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 20% मिल जाएगा। 1/6 निकालोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 16, 2/3%। ये कुछ भी नहीं करना है, आप 100 से मल्टीप्लाई करके इनको देख सकते हो। मैंने कहा कि 1/7 में निकालना चाहता हूं, तो 1/7 आपका क्या होता है, अगर आप 14 टाइम्स जाते हो तो 98 बनता है, तो ये 2/7 होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 14 2/7। अब मल्टीप्लाई करके देखो, इनका प्रोडक्ट इससे 100 आना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। देखो 1/8 अगर आपको लिखना है तो 1/4 का हाफ, 1/4 का हाफ क्या हो गया, राइट साइड में 25% का हाफ, जिसको आप बोलोगे कि ये होता है आपका 12.5%। इफ आई टॉक अबाउट 1/9, 100 से आप डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 100/9 बनेगा, तो 11 टाइम्स 99 होता है, ये बनेगा 1/9%। इसको आप 11.11% भी बोल सकते हैं। 1/10 इज द मोस्ट डिफिकल्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, और ये मुझे नहीं आता है, आई एम सॉरी, ठीक है। ये क्या वैल्यू होगी आपकी 10%, दुनिया जानती है कि 1/10 10% होता है। फिर आया 1/11, 1/11 एंड 100/11 ये हो जाता है आपका 11 9 99, 9 1/11%, या इसको आप 9.09% भी बोलते हैं, तो वो भी आप चाहो तो लिख लो। 1/12 आप जाओगे तो ये आपका होता है 8 1/3%, इसको आप 8.33% भी बोल सकते हो। 1/12 क्या होता है, 1/6 का हाफ, 1/6 यहाँ लिखा है, इसका हाफ करोगे तो 16 का हाफ 8 हो जाएगा, 2/3 का हाफ क्या हो जाएगा 1/3%। तो आप खुद देखो कि हम एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू लिख पा रहे हैं, तो इसको 1/3% हम सीधे 1/6 से लिख सकते हैं, हाफ ऑफ 1/6। क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अच्छा 1/13 मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, अशुभ नंबर होता है। आप लोगों को पता है कि कुछ फ्लैट्स बनाए जाते हैं, जहां घर बनते हैं, जहां कई मंजिला होता है ना, वहां 13 नंबर का फ्लैट ही नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे अशुभ काम हम अपनी पहली क्लास में नहीं करेंगे, या करें? आप बताओ। अगर आप आओगे ना नोएडा में, सेक्टर 13 नहीं है, जब मैंने पहली बार सुना तो मैं शॉक्ड रहेगा, तो मुझे पता लगा कि बड़ा ही अशुभ नंबर है, ठीक है। ऐसे नंबरों से सेक्टर खराब हो सकता था, तो उन्होंने ऐसा सेक्टर बनाया ही नहीं। तो क्या आप चाहते हो कि मैं इस क्लास को शुरुआत में इसको अशुभ क्लास बना दूं? ठीक है, नहीं बनाऊं तो मैंने छोड़ दिया, मैं 1/13 आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं, ठीक है, कोई नहीं। 1/14, 1/14 आपका कितना हो गया 7, 1/7। अब कई लोग कहेंगे कि सर जो है ना अंधविश्वासी हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। 1/13 मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसकी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा कि इससे काम कैसे चलाना है, इट्स नॉट नीडेड। सो इसको मैं आप चाहता हूं कि आपकी मेहनत थोड़ी कम हो ना, तो 1/13 को छोड़ दो। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप निकाल के देख लेना, इसको जानने की जरूरत नहीं है। इतना जान लेना कि इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है, तो क्वेश्चन जब भी आएगा तो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। अगर आपको ध्यान रखना है तो आप निकाल के लिख लेना। 1/15 कितना होता है, आप कहोगे 6 टाइम जाएंगे तो 90 होगा, 90 10/15 तो 6 2/3%, इसको आप 6.67% भी बोल सकते हो। 1/16 विल बी हाफ ऑफ 1/8, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1/8 कितना था 12.5, इसका हाफ कितना हो गया 6.25%। फिर देखो 1/17 क्या होता है, इसको भी मत लिखो,
ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में कभी, इसको आने ना आने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, छोड़ दो, ठीक है। 1/18 निकालोगे विल बी हाफ ऑफ 1/9। इसका अगर हाफ निकालोगे आप तो मुझे खुद बताओ, ये आपका 11 1/9 है, आप सीधे निकाल लो। 18 5 कितना होता है, 90 होता है। सो 18 5 90 बनेगा और 90 के बाद 10 बचेगा, 10/18 है, 2 से डिवाइड करोगे तो 5/9 आ जाएगा, ठीक है। 10/18 5/9 आ जाएगा परसेंटेज में। तो ये वैल्यू आपकी 1/18 की हो गई। क्लियर और नॉट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। व्हाट अबाउट 1/19? 1/19 भी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड। मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1/25%। अगर आप 1/21 निकालोगे, अच्छा बताओ 1/21 निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या? यस इट इज नीडेड। क्यों? क्योंकि देखिए 1/21 ना टाइम एंड वर्क में कई बार बोलते हैं कि किसी आदमी ने 21 दिन में काम खत्म किया, वहां मैं फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करता हूं। देयरफॉर आई वांट टू नो व्हाट इज 1/21। 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 टाइम्स जाओगे तो कितना मिलेगा आपको? 84। 16 बचेगा, 16/21 आप यहां पर इसको लिख सकते हो। क्लियर? 21 टाइम्स 4 कितना होता है? 84। 16 बचा तो ये 16/21 आप यहां पर ऐसे लिख सकते हो। और इसको परसेंटेज के टर्म में अगर आप सोचोगे कि कितना जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली आप कहोगे कि 4.7 समथिंग आएगा, ठीक है। तो रफली आप ध्यान रखो, एग्जैक्टली इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है। 4.76 होता है वैसे, नॉट मच नीडेड, रफ आइडिया आपके लिए काम कर जाएगा, ठीक है। तो जो जरूरी है वो मैं लिख रहा हूं और उनको मैं इंपॉर्टेंट करके बताऊंगा। इसका पहले स्क्रीनशॉट लो बिकॉज दे मस्ट बी इन योर मेमोरी। ये जो फ्रैक्शंस है ना सर, ये जो फ्रैक्शंस हैं दे यू नीड नॉट टू फॉरगेट। मैंने कुछ कार्ड भी दिए हैं, 13 नंबर, 17 नंबर, 19 को नहीं ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू आपकी 4.76% के आसपास होती है, इसको ध्यान रखना क्योंकि टाइम एंड वर्क में इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो कुछ भी लिखा है, जब भी आपके दिमाग में या कभी आपको 1/14 दिखे तो आपको 7 1/7 दिखना चाहिए, जिसको आप बोलते हो परसेंटेज में 7.14 भी। तो मैं इसको यहां पर ऐसे भी लिख देता हूं, अप्रॉक्सीमेटली ये होता है 7.14%। तो 7 और उसका डबल, ये वैल्यू आपकी होती है 14.28%। देखो 14 और उसका डबल, तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। और कभी भी इफ इट इज नीडेड यू हैव टू यूज इट डायरेक्टली, मतलब इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि आप बैठ के सोच रहे हो दिमाग में कि परसेंटेज का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होगा। क्लियर और नॉट? सो आई एम जस्ट सेइंग दीस परसेंटेज। जैसे आपके घर के 2 नाम है मान लिया, ठीक है, जैसे लेट्स से मेरे भी घर के 2 नाम है, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मेरा दूसरा नाम क्या है क्योंकि आप हंसोगे, ठीक है। सो मैं बताऊंगा नहीं। जैसे कुछ लोगों के घर के 2 नाम होते हैं, जैसे बाहर का नाम बड़ा अच्छा होता है और घर का एक नाम होता है जो फनी होता है, मजाकिया होता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका क्या है कि जो घर का नाम है वो नाम है प्रशांत, बाहर का नाम है प्रशांत। हमें बाद में पता चला कि उसके घर का नाम है लालू, तो हम लोग हंसने लगे, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? 2 नाम होते हैं, पर अब वो दोनों नाम उसी के हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रशांत बुलाऊंगा तो वो नहीं बोलेगा या फिर मैं उसको लालू बुलाऊंगा तो वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा, बिकॉज दोनों उसके नाम है। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि ये दोनों जो है ना वो एक ही चीज है। अगर ये एक ही चीज है तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही चीज है, राइट। ऐसा थोड़ा ना कि कोई भी फादर है वो ये भूल जाएगा कि मेरे बच्चे के 2 नाम है, नहीं, राइट। ही नोस की दोनों नाम उसके। ऐसे ही जब भी आपको 1/8 दिखे तो आपको 12.5% दिखना चाहिए। जब भी आपको 12.5% दिखे तो आपको 1/8 दिखना चाहिए। कन्वर्ट करने का टाइम नहीं लगना चाहिए, बिकॉज अगर वो टाइम लग रहा है तो फिर आप बेकार हो, मतलब ही नहीं फिर फ्रैक्शन यूज करने का कि आप कन्वर्ट कर रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं? 12.5% दिखे 1/8 दिखना चाहिए, 1/8 दिखे 12.5% दिखना चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन जो यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है ये दोनों आपको एक साथ दिखने चाहिए, एक साथ दिखने चाहिए। 1/4 अगर लिखा हुआ है तो 25% आपको अपने आप दिखना चाहिए, 25% अगर लिखा हुआ है तो 1/4 अपने आप दिखना चाहिए। ये कब होगा? जब आप इनसे थोड़ी फैमिलियरिटी अपनी बढ़ाओगे। फैमिलियरिटी जैसे भी बढ़ानी है, जो करना है करो, यूज करते करते वैसे अपने आप आ जाता है। बट एनीवेज आई एम जस्ट सेइंग, जस्ट रिमेंबर इट। इससे बहुत कुछ मिलेगा आगे, ठीक है। कमिंग नेक्स्ट देखो 1/21 कर लिया आपने। व्हाट अबाउट 1/22? देखो 1/22 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे 4 टाइम जाओगे 88 मिलेगा, 12/22 हुआ। 12/22 को आप 6/11 बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 4.54 के अप्रॉक्स आपका परसेंटेज के टर्म में आ जाएगा, बिकॉज 1/11 इज 9.09। 9.09 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका? मैंने इसीलिए रफली लिख दिया कि 0.54 के अप्रॉक्स। 1/22 इज नीडेड, 1/23 इज अगेन नॉट नीडेड। 1/24 करोगे तो 4 टाइम्स 96 हो जाएगा। सो 4/24 1/6 हो गया, परसेंटेज में हो गया आपका। 1/25 yes you must know it is simply 4%. 1/26 1/27 1/28 1/29 not needed. 1/30 is needed but 1/30 आपको आता है। 1/3 आता है, क्या होता है?
33 1/3%, 1/30 क्या है, 1/10 ऑफ दैट। तो अगर मैं फ्रैक्शन में परसेंटेज में लिखूं तो ये हो जाएगा आपका 3.33% अप्रॉक्स, राइट। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 30 टाइम्स 390 हुआ, 10/30 बचा, तो ये 3 1/3% हुआ, ठीक है। तो ये वो फ्रैक्शंस हैं जो आपको जानने हैं जिसके ऊपर न्यूमरेटर में 1 है। दीज आर द फ्रैक्शंस यू नीड टू नो। पहला आपको मैंने बोला ये चाहिए जो आपको जानना है, दूसरा आपको ये चाहिए जो आपको जानना है। इनसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते और आपको एक दिखे तो दूसरा दिखना चाहिए। और क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं। इनके कुछ डिराइव्ड फ्रैक्शंस हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया, ये बेसिक है, आपको आने चाहिए। इसके बाद इनके कुछ डिराइव्ड फ्रैक्शंस हैं जिनका एग्जाम में बहुत इस्तेमाल होता है, अब मैं उनकी बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2 के कुछ डिराइव्ड फ्रैक्शंस हैं। एक तो देखो 1/2 हो गया, क्या 2/2 का कोई मतलब है? 2/2 तो 1 होता है, उसका मतलब नहीं है। क्या 3/2 का कोई मतलब है? यस, 3/2 विल बी यूज्ड मेनी ए टाइम्स। सो 1/2 का परसेंटेज इक्विवेलेंट तो आपको पता है 50% होता है। 3/2 का परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना होता है? 150%। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि 1.5 का मतलब 1.5 का मतलब 150% क्यों होता है, दैट विल टॉक लेटर। अभी आपको यह समझना है कि 3/2 इसी का डिराइव्ड फ्रैक्शन है, 3 गुना होता है, 150% होता है, इसका अक्सर इस्तेमाल होता है। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो आप कहोगे 5/2, 5/2 आपका 250% होता है। कैसे होता है? देखो 1/2 50 है, तो 3/2 3 टाइम्स है 150। ये आपका क्या है? 3/2, ये 5/2 है, 1/2 से 5 गुना है तो 250%, राइट। सो ये कुछ डिराइव्ड फ्रैक्शंस हैं जो 1/2 के डिराइव्ड फ्रैक्शंस हैं और इंपॉर्टेंट है। 1/3 के डिराइव्ड फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो 1/3 आपको अभी पता है कि 33 1/3% होता है। 2/3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बार बार इसका इस्तेमाल होता रहता है, जिसको आप बोलते हो 66 2/3%, या फिर इवन 66.67% अगर आप अप्रोक्सीमेट करोगे तो लिख सकते हो आप, ठीक है। 3/3 1 होता है, जरूरत नहीं है। क्या 4/3 की जरूरत पड़ेगी? यस। 4/3 इज नथिंग बट 1 + 1/3। 1 + 1/3 हो जाएगा आपका 133 1/3%। ये जो डिराइव फ्रैक्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इनको देखते ही आपको पता ही एक ही आदमी के 2 नाम हैं, ये डायरेक्ट दिखने चाहिए। इसके अलावा कुछ आएगा तो वो कन्वर्ट करेंगे, विल सी इट लेटर, बट कम से कम ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इनका इस्तेमाल बहुत होता है। जिनका इस्तेमाल ज्यादा होता है वो तो हम पहले से जान के रखें। 1/4 आपका 25% होता है, इसके डिराइव फ्रैक्शन बनेंगे 2/4, वो कि 1/2 होता है, जरूरत ही नहीं है। 3/4, यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज 75%। व्हाट अबाउट 4/4? 1 होता है। 5/4 क्या होता है? 5/4 आपका 125% होता है। 6/4 कुछ अलग होता है क्या? नहीं। 6/4 आपका क्या होता है? 3/2, जो आपको पहले से मालूम है, राइट। सो अगेन दिस 1/4 के जो ये डिराइव्ड फ्रैक्शंस हैं, दे आर अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनको आपको भूलना नहीं है, इनको आपको ध्यान रखना है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जैसे मैं बोर्ड खत्म करूं मैं बता दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लेके रख लेना। सो दिस इज डिराइव्ड फ्रैक्शन ऑफ 1/4, 1/3, 1/2, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या खत्म हो गया? अभी नहीं, अभी आगे बढ़ना है। कमिंग टू डिराइव्ड फ्रैक्शंस ऑफ 1/5। 1/5 के डिराइव्ड फ्रैक्शन देखो क्या है? 1/5 आपका 20% होता है। वी विल टॉक अबाउट 2/5। 2/5 आपका 40% होता है। कैसे आया? डबल करना है, डबल कर दिया। फिर आपने कहा 3/5, यस इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये 60% होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता है क्या होगा, परसेंटेज में कई बार ऐसा होता है जब वो बात करेगा 2:3। आपको पता है कि 2:3 अगर बॉयज टू गर्ल्स रेशियो है किसी भी स्कूल में 2:3, तो ये क्या होता है? बॉयज का परसेंटेज 2/5। 2/5 क्या होता है आपका? 40%, इंपॉर्टेंट होता है। गर्ल्स का फ्रैक्शन 3/5। 3/5 क्या होता है? 60% होता है। आपको दिखना चाहिए डायरेक्ट, दैट्स व्हाट आई वांट। ऑल्दो इसके निकालने के और भी तरीके हैं, आई विल टेल यू, ठीक है। आई विल टेल यू कि इसका और तरीका क्या है, डिवाइड करके भी तुरंत ये आंसर आ जाता है, तो विल टॉक अबाउट दैट इज लेटर एज वेल। 4/5 भी डिराइव्ड फ्रैक्शन है जो कि आपका होता है 80%। 5/5 की जरूरत नहीं है, पर क्या 6/5 की जरूरत है? यस, बहुत जरूरत है। और ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है? आपकी हो जाती है 120%। नीडेड, मच नीडेड। 6/5 इज 120%। क्लियर? 1/6 के डिराइव्ड फ्रैक्शंस क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? 1/6 तो आपको पता है 16 2/3% होता है, या फिर आप इसको बोलते हो कि 16.67% होता है। नाउ कमिंग टू 2/6 इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, वो तो 1/3 होता है। 3/6 क्या होता है? 1/2 होता है। क्या 4/6 इंपॉर्टेंट है? नहीं, वो भी पता है मुझे कि डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या 5/6 इंपॉर्टेंट है? ये अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। और 5/6 क्या होता है? 1 - 1/6। अगर मैं इसको 1 - 1/6 लिखता हूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1 - 16 2/3 होगा या नहीं होगा? तो आप कहोगे ये बनेगा आपका 83 1/3%, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 83.33% आपका होता है। क्या होता है? ये होता है आपका वैल्यू जो कि है आपका 5/6। सिमिलरली 7/6 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट।
ये 1+1/6 हुआ, तो 1+1/6 करोगे तो ये बनेगा 1162/3%, या फिर आप कह सकते हो कि ये है 166.67% अप्रॉक्स, नॉट 166 बट 116.66। ठीक है, मुझे पता है कि आपको ये चीज़ें आती होंगी, बट फिर भी थोड़ी सी थियरी मुझे पढ़ानी है, ताकि आप अगर एक बार ये वीडियो देख लो तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत ना पड़े। 7/6 के बाद आपको कुछ नहीं जाना है, 1/6 के डिराइव्ड फ्रैक्शन हो गए। क्विकली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं डिराइव्ड फ्रैक्शन में मूव करूंगा 1/7 एंड लाइक दैट, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि आपको जानने ही जानने हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए 1/7 के जो डिराइव्ड फ्रैक्शंस हैं, आपको पता है ये होता है आपका 14 2/7%, या फिर आप इसको 14 2.8% भी बोल सकते हो। तो इसका 2/7 इंपॉर्टेंट है, यस। क्या इसका 3/7 भी इंपॉर्टेंट है? यस। 4/7 की जरूरत नहीं है, राइट, नॉट नीडेड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। ये आप कहोगे तो ये 14 2 आपका बनेगा, अगर डबल करोगे इसको आप, तो ये बनेगा आपका 28, ये बनेगा 4/7 परसेंटेज में, यहां पर आपका हो जाएगा 28.56%। तो बेहतर है आप ध्यान रखो इन दोनों को, तो आप ध्यान रखो डायरेक्ट कि आपको दिखना चाहिए, मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़े। जब 3 टाइम्स की हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा आपका 6/7%। ठीक है, 42 6/7%, ये इतना मैंडेटरी नहीं है, हम कन्वर्ट करके एग्जाम में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे। 14 3 आपका 42 हो जाता है, और 28 तैयार अगर आप करते हो तो 84 आता है, राइट। सो नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट इसके आगे आपको कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो 1/7 के डिराइव्ड फ्रैक्शंस हैं, हमें यही ध्यान रखना है। 1/8 के कौन कौन से डिराइव्ड फ्रैक्शंस इंपॉर्टेंट है मैं लिख रहा हूं, 12.5% है। अगर आप 2/8 लिखोगे 1/4 होता है, जरूरत नहीं है। 3/8 की बात करोगे, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना हो गया 37.5%, राइट। अगर आप कहोगे कि आप 5/8 इंपॉर्टेंट है, 4/8 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 4/8 आपका 1/2 होता है। 5/8 इंपॉर्टेंट है, अगर इसका आप 5 गुना करोगे तो ये बनेगा 62.5%, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, राइट। कमिंग टू 6/8 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो 3/4 होता है, आप जानते हो। मैं आपको बात कर रहा हूं कि 7/8 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1-1/8 होता है ये, और अगर ये 1-1/8 होता है, 1/8 आपका 12.5% होता है, ये वैल्यू आपकी 87.5% हो जाएगी। ऑलराइट, मैं थोड़ा तेज अगर बोल रहा हूं, आपको तेज लग रहा है तो बुरा मत मानना, क्योंकि ये चीजें आपको आती है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चाहता हूं कि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। 8/8 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, 1 होता है, लेकिन क्या 9/8 इंपॉर्टेंट है? यस। 9/8 आपका परसेंटेज के टर्म में 112.5% होता है, तो 9/8 भी जान लो, कोई बुराई नहीं है। 9/8 ये हो गया आपके 1/8 के डेरिवेटिव्स। नाउ नेक्स्ट, आप क्विकली इसका स्क्रीनशॉट लो, क्विकली इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको 9 के डेरिवेटिव्स बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखने हैं। और ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ टाइम पास कर रहा हूँ, राइट। क्या छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहे हो? देखिए छोटी छोटी चीजों में ही चीजें बड़ी होती हैं, राइट। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर मैं आके यहाँ सीधा सवाल लगाने लगूँ तो वो पर्पज ही नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, अगर आता भी है तो रिवीजन करो, या फिर आप उस क्लास में आना जिसमें आपको कुछ नया लगेगा, ठीक है। कमिंग टू दिस 1/9, सो 1/9 का अगर आप परसेंटेज इक्विवेलेंट निकालोगे तो आपको पता है कि ये वैल्यू आपकी 11.11% आता है, या फिर आप इसको कहते हो कि ये 11/1/9% बनाता है। इसके कौन कौन से डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है आपके लिए? 2/9, तो 2/9 में आपको पता है ये 22 2/9 बन जाता है। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इसमें 3/9 लिखोगे तो 1/3 होता है, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने 4/9 बोला तो बड़ा आसान है, आप कहते हो ये 44 4/9 हो जाता है। एक्चुअली में ये वर्जन ज्यादा आसान है कि 22.22%, ये आपका हो जाता है 44.44%, ये 4 टाइम करोगे तो होता रहेगा। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, राइट। इट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड, आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, राइट। यू कैन क्विकली राइट इट, तो इसमें कुछ याद नहीं रखना, बिकॉज सब कुछ अपने आप आता है, ओके। 1/10 का कोई भी डेरिवेटिव ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि आप सब जानते हो 1/10 2/10 3/10 4/10 सब आता है। 1/11 में जाएंगे तो ये आ जाएगा 9/1/11%, ठीक है, जो कि आपका 9.09% बनता है। सो इसमें भी आपको कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही मैं आपको बोलूंगा 2/11, आपको पता है ये तो हो जाएगा सीधे 9 2 18, और ये आपका हो गया 2/11%, और यहाँ आपको पता है ये क्या हो जाएगा 18.18%, ठीक है। जैसे ही मैंने आपसे बोला कि मुझे 3/11 निकालना है, सो आप कहोगे 3/11 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27, और यहाँ 3/11 आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 27.27। तो अगर ये पैटर्न आप ध्यान से देख लो तो इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, राइट। जो आप पहले लिख रहे हो वही आप बाद में लिख रहे हो। सो अगेन यू नीड नॉट टू रिमेंबर इट, यू ऑलरेडी नो इट, राइट। सो मैं इसमें ज्यादा पेन नहीं लूंगा, क्योंकि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। कमिंग टू 1/12 के डेरिवेटिव्स, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग इसको अक्सर इग्नोर करके एग्जाम में जाते हैं। 8 1/3% है, इसको आप 8.33% भी बोलते हो।
2/12 कुछ नहीं नया देगा, 3/12 कुछ नया नहीं देगा, 4/12 कुछ नया नहीं देगा, 5/12 आपको कुछ नया देगा। और 5/12 अगर आप निकालते हो तो आप बताओ 5/12 क्या देगा आपको। 5 × 8 कितना हो जाएगा 40, और 5/3, 5/3 को आप लिख सकते हो 1 + 2/3, तो ये आपका बनेगा 41 और 2/3 परसेंटेज। क्लियर? ये कितनी वैल्यू हो गई 41.66%। इस फ्रैक्शन का इस्तेमाल एग्जाम में हुआ है, ठीक है। अगर आप यहां से भी करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट, 41.66%। तो अगर ये आपको कहीं दिखता है 66 या 67, यू मस्ट नो दैट दे आर टॉकिंग अबाउट 5/12। 6/12 आपको कुछ भी नया नहीं देगा। लेट्स सी व्हाट विल यू गेट बाय 7/12। 7/12 को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देगा 56 और 7/3। ध्यान से देखना, 56 ये दे देगा, 7/3 ये दे देगा। 7/3 क्या है 2 + 1/3, तो ये हो गया 58 1/3 परसेंटेज, यानी 58.33%। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव ऑफ 1/12, ठीक है। इसके बाद आपको 8/12 कुछ नया नहीं देगा, 9/12 कुछ नया नहीं देगा, 10/12 कुछ नया नहीं देगा, 11/12 आप यहां पर निकाल सकते हो। 11/12 की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, ये कैसे आसानी से निकलेगा 1 - 1/12। सो 1 - 1 का मतलब होता है 100%, और 1/12 का मतलब होता है 8 1/3%। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 91 2/3%, या फिर आप कह सकते हो 91.67%। तो ये आपका होता है 11/12। कंसीडरिंग द काइंड ऑफ पेपर इज कमिंग ना, कैलकुलेशन में आप जितना बेहतर हो सकते हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू, राइट। जितनी हल्की लगती है होती नहीं है, बिकॉज यू फॉरगेट 11/12, यू फॉरगेट 7/12, यू फॉरगेट 5/12। मेक योर रिएक्शन द बेस्ट, बिकॉज एग्जाम में ये फ्रैक्शन डायरेक्ट आ सकते हैं, तो बाकी लोग कम याद रखते हैं, हम थोड़ा ज्यादा याद रखेंगे। हम 11/12 को भी ध्यान रखेंगे, हम 7/12 भी ध्यान रखेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको फ्रैक्शन ध्यान रखने हैं जो 1/12 के डेरिवेटिव है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो आपका फ्रैक्शन मैंने अभी तक लिखा है, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतने मिनिमम फ्रैक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं 14 के डेरिवेटिव में नहीं जा रहा हूं, मैं 15 के डेरिवेटिव में नहीं जा रहा हूं, मैं 16 के डेरिवेटिव में नहीं जा रहा हूं, उसकी आपको नीड नहीं है। आप एज एंड व्हेन नीडेड एग्जाम में आप कैलकुलेट करोगे, बट जितने फ्रैक्शन मैंने अभी तक लिखे हैं, दे आर बेयर मिनिमम परसेंटेज दैट यू हैव टू नो। और इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, बाकी जहां जरूरत पड़ती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। और ये कैसे ध्यान रखोगे मैं आपको बता रहा हूं, दो चीजें होंगी। एक तो यूसेज से ये ध्यान होगा, जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना आसानी से आप इनको ध्यान रख पाओगे। दूसरा आपको क्या करना है कि जैसे लेट्स से कि आप 7/12 भूल गए, तो 7/12 अगर भूल गए तो आपको कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, आप क्विकली खुद से कैलकुलेट करो ना, ठीक है। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लो, या 1/12 आपको पता है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लो। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप भूलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूलने में प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं आपको ये बता रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं भूल जाता हूं। देखिए, भूलना इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप भूलोगे नहीं तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कई लोग होते हैं ना जो बचपन के प्यार में कहते हैं ना इश्क उनका टूट जाता है, फिर वो कभी भूल ही नहीं पाते हैं। अगर आप भूल नहीं पाओगे तो आपका जीवन खराब हो सकता है, इसलिए भूलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप बुरी चीजें भूलना चाहते हो तो आप अच्छी चीजें भूल जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूलना कोई बीमारी नहीं है, राइट। यू जस्ट नीड प्रॉपर रिविजन एंड एप्लीकेशन, यू विल नेवर फॉरगेट, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इसको कहीं नोट्स में लिख लो, ताकि आप इनको लगातार देखते रहो। और मुझे पता है इसमें काफी फ्रैक्शन आते होंगे, जो थोड़ा बहुत कम आता है उनको थोड़ा सा आप इंप्रूव करोगे, ऑलराइट। तो देखिए, जब बेसिक फ्रैक्शंस आपको आ गए, तो बेसिक फ्रैक्शंस आने के बाद, ठीक है, अब आप जहां भी इनकी नीड होगी वहां हम इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं उसमें डीपर नहीं जा रहा हूं, जब हम सवाल लगाएंगे तो हम देखेंगे कि इनका कहां इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब आज की क्लास में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे डील करनी है वो है बेस चेंज की। बेस चेंज का मतलब ये होता है कि मैंने आपको बताया कि परसेंटेज में एक बेस होता है, और अगर परसेंटेज में एक बेस होता है तो उस बेस का बदलना कई बार लोगों के लिए परेशानी खड़ा कर देता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक छोटा सवाल आपको बता रहा हूं कि मैंने बोला कि लेट्स से आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है, मैंने आपको बोला कि ये प्रॉफिट अमाउंट जो है आपका, और ये प्रॉफिट अमाउंट मतलब क्या होता है कि आपको लाभ हुआ है। तो आपको लाभ जो हुआ, ये मैं आपको बता दूं कि 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस है, 1/3 है सेलिंग प्राइस का। और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बता दो कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ठीक है, जरा बताओ क्या है। तो जब ये सवाल मैं यूजुअली लोगों से पूछता हूं, ठीक है, कि प्रॉफिट अमाउंट आपका 1/3 एसपी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन बेस चेंज का क्वेश्चन है।
क्यों? क्योंकि यहां पर जो प्रॉफिट अमाउंट दिया है वो सेलिंग प्राइस के बेस पे दिया हुआ है। 1/3 पता है आपको क्या है? 1/3 है 33 1/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज में आपसे पूछ रहा हूं तो आपको पता है लाभ का जो प्रतिशत होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, जब तक वो देना कि हमें सेलिंग प्राइस पे निकालना है। तो ये बेसिकली बेस चेंज का क्वेश्चन है। तो कई लोग क्या है ना गलत कर जाते हैं इन सब चीजों को, तो बेस चेंज को समझना बहुत जरूरी है। ये हर जगह आपका इस्तेमाल होता है। तो मैं अभी क्या करने जा रहा हूं, मैं आपको बेस चेंज समझाने जा रहा हूं, और बेस चेंज समझाने के बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगा और आपको बहुत मजा आएगा। मैंने क्या बोला, मैं जो कुछ लिखने जा रहा हूं ध्यान से देखना कि A इज 25% मोर देन B। ये आपने आराम से पढ़ा होगा, ये कुछ नया नहीं है, बट इसको समझ लेना, इसके एप्लीकेशंस बहुत वाइड है। A इज 25% मोर देन B, यानी A B से 25% ज्यादा है। तो मैं कह रहा हूं B इज हाउ मच परसेंट लेस देन A, हाउ मच परसेंट लेस देन A, B A से कितना कम है, लेस देन A। क्लियर? तो देखिए जब भी मैं ये पूछता हूं तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको जरूरत है। देखो मैंने आपसे बोला कि A B से 25% ज्यादा है। आपको मैंने बताया कि जब भी परसेंटेज हो तो उससे एक सवाल पूछ लेना। सवाल क्या पूछना है कि तुम्हारा बेस क्या है, ठीक है, तुम्हारा बेस क्या है। अब मैं इससे पूछूंगा कि तुम्हारा बेस क्या है, तो ये कहेगा A इज 25% मोर देन B। आपको पता है बेस क्या होता है? अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे निकालना है A B से कितना परसेंट ज्यादा है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं A माइनस बी अपॉन B इंटू 100। ये बेसिकली मुझे दिया हुआ है। A अगर 25% B से ज्यादा है तो इसकी वैल्यू मुझे दी है कि ये 25% है, 25 के बराबर है ये वैल्यू। तो बेस हमने B लिया है और A माइनस बी इन दोनों का अंतर निकाला, इंटू 100 किया, और मुझे ये वैल्यू कितनी मिल गई? 25%। अब देखिए यहां पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब मैं पूछ रहा हूं कि B A से कितना परसेंट कम है, कम तो होगा ही, अरे भाई A B से ज्यादा है तो B A से कम होगा, लेकिन कितना परसेंटेज कम है जब ये मैं पूछ रहा हूं तो आपका बेस बदल के हो गया A। तो बेस जब बदल के A हो गया तो आप कहते हो कि अब आपको निकालना है B माइनस A अपॉन A इंटू 100। अब आपको पता है क्या कि चूंकि बेस, देखो न्यूमरेटर में दोनों में समान वैल्यू लिखी हुई है, केवल साइन का फर्क आएगा। न्यूमरेटर में दोनों में समान वैल्यू लिखी हुई है, साइन का फर्क आएगा। और अगर आप डिनोमिनेटर यानी हर को देखते हो तो एक में B है और एक में A है, तो ये दोनों परसेंटेज बराबर नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना आप। मैंने बोला A B से 25 ज्यादा है, अगर मैंने आपको बोला A B से 25 ज्यादा है तो B A से 25 ही कम होगा, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट डिफरेंस है। अगर मेरे पास 125 रुपए हैं और आपके पास 100 रुपए हैं तो 25 रुपए का अंतर हमारे बीच में है, ठीक है। दैट इज ट्रू फॉर बोथ, एक 25 ज्यादा एक 25 कम। परसेंटेज के टर्म में ऐसा नहीं होता है। अगर A B से 25% ज्यादा है देन B का परसेंटेज चेंज 25% नहीं होगा, क्योंकि आप उसका बेस बदल रहे हो, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं क्या समझा रहा हूं, आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई B आपका 100 है, तो B अगर आपका 100 है तो A आपका कितना है? 125 यानी 125। तो आप कहोगे B A से कितना परसेंट कम है, तो आप कहोगे ये वैल्यू अब मेरी 125 हो गई, ये वैल्यू मेरी 100 हो गई। तो आप कहोगे B A से ऑलरेडी 25 कम है, लेकिन A के बेस पर निकालना है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? क्या ये वैल्यू आपको समझ में आ रहा है कि 20% हो गई? यस। तो अगर A B से ज्यादा है 25%, देन B A से 20% ही कम है। मेरा फोकस पता है क्या? आप इसको लॉजिकली अंडरस्टैंड करो, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि ये वैल्यू कितनी आई, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जानना। तो जरा समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। आप मुझे बताओ कि अगर यहां पर A है और यहां पर आपका B है, ठीक है, ऐसे मैंने लिखा है, आपको क्या निकालना है? आपको यह दिया हुआ है कि A जो है B से 25% ज्यादा है। तो एक छोटा सा मेरा सवाल है जो आप लोग आंसर करोगे कि A बड़ा है या B बड़ा है, A बड़ा है या B बड़ा है। आप कहोगे सिंपल सी बात है कि A B से बड़ा है। ये कितने लोगों को क्लियर है? A B से बड़ा है, लॉजिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। A B से बड़ा है, यह मुझे 100% क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं लिख रहा हूं 1% ऑफ A और मैं लिख रहा हूं 1% ऑफ B, इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? आप कहोगे अगर बेस A बड़ा है तो 1% ऑफ A 1% ऑफ B से बड़ा होगा। क्लियर है? अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक वैल्यू है 25 एक वैल्यू है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास एक वैल्यू है, एनी वैल्यू x मुझे लिखना है एज ए परसेंटेज ऑफ A और मुझे लिखना है एज ए परसेंटेज ऑफ B। अमाउंट मेरा सेम है। आप मुझे बताओ किसमें परसेंटेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जल्दी बताओ।
मैंने कहा कि मेरे पास एक वैल्यू है x और वो x कुछ भी हो सकता है। लेट्स से मैंने कहा कि 100 है, मैंने कहा कि मेरे पास एक वैल्यू है 100, उसी 100 का परसेंटेज आप a पे निकालो और उसी 100 का परसेंटेज आप b पे निकालो। मुझे ये जानना है कि किसका परसेंटेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, a का या b का। टेल मी व्हाट विल बी मोर, a का परसेंटेज ज्यादा आएगा a पर निकालने पे या b पर। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ए पर जितने भी लोग कह रहे हो आप सरासर गलत हो। आप ऐसे समझो कि 100 की दूरी चलना है दोनों में, आप मुझे बताओ किसका स्टेप बड़ा है, ए का स्टेप बड़ा है कि नहीं। 1% ऑफ ए इज मोर देन 1% ऑफ बी, यानी अगर मैं स्टेप की बात करूं तो एक जंप जो ए लगाएगा 1% का वो बी से बड़ा है, तो ए को कितने जंप लगाने पड़ेंगे, कम या ज्यादा। यहां से यहां तक पहुंचने में ए के नंबर ऑफ जंप्स कम होंगे बी की तुलना में, ठीक है। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो बी पे निकाला गया परसेंटेज ए पर निकाले गए परसेंटेज से ज्यादा होगा या कम होगा, बोलोगे। कम होगा सर, बोलो ना। मैंने बोला कि 1% ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, 1 स्टेप ऑफ ए, ये हुआ 1 स्टेप ऑफ बी। 100 चलना है दोनों में, 100 चलने के लिए किस में आपको कम स्टेप्स लगेंगे, ए में कम स्टेप्स लगेंगे ना। तो ए के बेस पे परसेंटेज की वैल्यू कम आएगी, बी के बेस पे परसेंटेज की वैल्यू मैग्नीट्यूड में ज्यादा आएगी। ये चीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ही वाइड है, छोटी बात है पर बहुत काम की बात है, और आप लोगों ने गलत भी बताया, इसलिए मैं बोल रहा हूं ए पर मैग्नीट्यूड छोटा होगा। यानी जहां बेस बड़ा होता है और जहां बेस छोटा होता है, अगर हम सेम वैल्यू पे परसेंटेज निकालें, सेम वैल्यू का परसेंटेज निकालेंगे तो बड़ा वाला बेस हमें छोटा परसेंटेज देगा, छोटा वाला बेस बड़ा परसेंटेज देगा। और ये स्टेप्स के हिसाब से आप ध्यान रखना, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर ए बी से 25% ज्यादा है तो आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा कि मान लेता हूं ए बी से एक्स ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, एब्सोल्यूट वैल्यू में। अगर ए बी से एक्स ज्यादा है, ऐसे लगा लो कि ए बी से एक्स ज्यादा है, तो क्या बी ए से एक्स ही कम होगा। यस, अगर मेरे पास आपसे x रुपए ज्यादा है तो आपके पास मेरे से x रुपए कम है। तो मैंने बोला कि अगर ए बी ए से x ज्यादा है तो बी ए से x ही कम होगा। दैट्स वेरी क्लियर, सिंपल एंड इजी। अब बताओ किसके बेस पे परसेंटेज बड़ा होगा और किस पे छोटा होगा। आप कहोगे बी के बेस पे, क्योंकि बी छोटा है ए से, तो बी के बेस पे सेम वैल्यू परसेंटेज में मैग्नीट्यूड ज्यादा देगी और ए के बेस पे कम देगी। तो जब मुझे निकालना था कि ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो अगर ये 25% आया तो बी जब मैं निकालूंगा कि ए से कितना परसेंटेज कम है, तो चेंज तो बराबर है, परसेंटेज के टर्म में जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो 25 से कम होगा। ये आपको समझना है बस कि मैग्नीट्यूड लेस देन 25 होगा। मुझे ये वैल्यू लिखना शायद बहुत आसान था कि 20% होगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि आप लॉजिक समझ जाओ, कितना समझ में आए कि ये लेस देन 25% मैग्नीट्यूड होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं चाहता हूं कि बी ए से कितना परसेंट कम है तो बेस बड़ा हो गया, बेस बड़ा हो गया तो परसेंटेज चेंज कम आएगा इस बार। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं हम आगे, ठीक है। अब देखिए बात मैं आगे करता हूं, बात छोटी है बट इसमें समझना बहुत जरूरी है इसको। अब देखिए आपको क्या समझना है, आप इसको निकाल लेते हो बट आपको मैं अभी बता रहा हूं ए बी रूल। ए बी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन में, जब आपको बेस चेंज करना होता है तो उसको आपको समझना है। कैसे समझना है, देखो अगर आपने कहा कि ए बी से 25% ज्यादा है, ये वैल्यू लेट से आपने बोली, अगर ए बी से 25% ज्यादा है तो आप बी से स्टार्ट करोगे, उसमें 25% ऑफ बी जोड़ोगे और आपको ए मिलेगा, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बी ए से कितना परसेंट कम है। अगर मुझे निकालना है कि बी ए से कितना परसेंट कम है, तो क्या आपको ये क्लियर है कि ये अगर प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर एक दूसरे से ज्यादा है दूसरा इससे कम होगा। क्वेश्चन दिया हुआ कि ए बी से 25% ज्यादा है, बी ए से कितना परसेंट कम है, तो प्लस का माइनस तो होगा ही होगा। इसका आपको लिखना है फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, तो ये बनेगा +1/4। यहां पर देखिए आपको क्या लिखना होता है, न्यूमरेटर नहीं बदलता है, न्यूमरेटर 1 है तो 1 ही रहेगा। मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाला भगवान और नीचे वाले इंसान, ठीक है। तो प्लस तो माइनस हो गया, अपोजिट हो गया। ऊपर वाले को आप टच नहीं कर सकते हो। क्या आपने भगवान को कभी देखा है? अफवाह है, देखा नहीं होगा, बस विश्वास करते हो, ठीक है। लेकिन आपने भगवान को कभी देखा नहीं, तो जिसको देखा नहीं उसको टच कैसे कर लोगे आप, है ना। सो वी कैन नॉट टच समवन whom we have not seen। तो भगवान को हम टच नहीं कर सकते, ऊपर वाले को छूना भी नहीं है। नीचे वाला क्या है, देखो हम भगवान के अंश हैं,
तो हम इंसान प्लस भगवान है, ठीक है। यू कैन से इट इज 4 + 1 5, ठीक है। दैट इज व्हाट यू कैन राइट, एंड 1/5 इज कॉल्ड एज -20%। तो अगर ए बी से 25% ज्यादा है तो हमने बेस कैसे चेंज किया, न्यूमरेटर को हमने वैसा ही रखा, डिनोमिनेटर 4 + 1 5 हो गया, ये -20% आ गया। क्लियर हो गया। देखो कोई भगवान को देखा हुआ है, बहुत तेज लोग हैं यहाँ पर, बच के रहना, ठीक है। +2/5 और यहाँ बी से ए जाना है। देखो मैंने कहा ए बी से 40% ज्यादा है, तो बी से शुरू करोगे, बी से शुरू करोगे और कहाँ आओगे, ए पर, और ए पर आओगे तो ये +2/5 लिखा। देखो जब भी कोई परसेंटेज है, नॉन परसेंटेज है, तो उसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट पता होता है, 40% को आप +2/5 लिखोगे, इसीलिए फ्रैक्शन जानना जरूरी है। तो अगर ये +2/5 होगा तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -2/7। भगवान को छूना नहीं है तो यहाँ 2 भगवान है तो 2 ऊपर आ गए। डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका 5 + 2 7, तो ये -2/7 हो गया। तो आपको पता है बी ए से कितना है, 2/7 लेस, इसका आप परसेंटेज कन्वर्जन कर ही सकते हो। अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो परसेंटेज भी पता है कि आपका ये 28.56% आता है अप्रॉक्स माइनस में, ठीक है। देखो ए बी रूल का फायदा ये है कि ये आपकी जो भी कैलकुलेशन है उसको बड़ा आसान कर देता है। इट मेक्स यू इट वेरी वेरी इजी। तो बेस चेंज जो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है वो खत्म हो जाती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे आपसे मैंने बोला कि लेट से आपने कहा कि ए बी से 40% कम है, यानी ये -40% है। ए बी से 40% कम है तो बी में 40% माइनस करेंगे, ए आएगा। यहां से यहां अगर जाना है तो आप कहोगे 40% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हुआ -2/5, माइनस यहां प्लस होगा, न्यूमरेटर को आपको टच नहीं करना है, भगवान को छू नहीं सकते। 5 - 2 कितना हो जाएगा, आप देखो ये जो साइन है ना ये इंपॉर्टेंट है। 5 - 2 तो यहां 3 लिख दिया, तो ये 2/3 प्लस मतलब मोर, 2/3 मोर का मतलब क्या हो गया, 66 2/3% इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हमें ए से बी मिलेगा। बी से ए गए तो ए से बी हमें मिलेगा, ठीक है। क्लियर और नॉट, इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट कि मैं क्या कर रहा हूं। ए बी रूल क्या कर रहा है, ए बी रूल क्या कर रहा है कि अगर आपको पता है कि ए बी से इतना % कम या ज्यादा है तो बी ए से कितना % कम या ज्यादा होगा, वी कैन इजिली फिगर इट आउट, ठीक है। ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। परसेंटेज में हमें इस तरह के बेस कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो। मैंने कहा यहाँ ए और मैंने कहा बी। मैंने आपसे बोला कि ए बी से 50% कम है, ए बी से 50% कम है तो आप क्या लिखोगे, कम है तो माइनस लगाओगे, -50% लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अगर ये -1/2 हुआ तो ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 1 1 ही रहेगा, न्यूमरेटर को छूना भी नहीं है। डिनोमिनेटर क्या होगा, 2 - 1 1, 1/1 होता है 100%, राइट। तो अगर ए बी से 50% कम है तो बी ए से 100% ज्यादा होगा। कैन वी डायरेक्टली से इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। एक चीज आप ये भी देखो, ए बी लिखा मैंने कहा ए बी से मान लेते हैं 50% ज्यादा है, तो अगर 50% ज्यादा है तो 1/2 प्लस करेंगे तो बी ए से कितना % कम होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये 1 होगा और ये वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो 1/3 को आप फ्रैक्शन में क्या लिखते हो, 33, 1/3% लेस। ए बी रूल आपका जीवन सरल बना देगा अगर आप इसको अच्छे से समझते हो तो। इसको इग्नोर मत करना। आपको लगता है कि आपको आता है, ए बी रूल के बहुत विंग्स हैं। जब मैं खोलूंगा ना इसके विंग्स तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना यूजफुल है और इसके एप्लीकेशंस बहुत वाइड हैं। बट यू नीड दिस क्लैरिटी, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई जगह पर इसके काम आएंगे, लगाता रहूंगा मैं ए बी रूल में, आपको बहुत मजा आएगा। आपको ये क्या करना है, कल जब आना तो इसको अच्छे सीख के आना। मैं अभी बेसिक बता दे रहा हूं, इसकी जरूरत मुझे कल बहुत ज्यादा पड़ेगी। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको मैंने जो बताया है कि 1/2 तो ये हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। आपको आगे क्या करना है, क्या चित्रकारी करोगे एग्जाम में, क्या कला का पेपर है, नहीं आर्ट का पेपर थोड़ा ना एग्जाम में। तो ये चित्रकारी जो मैंने अभी करी है, ये चित्रकारी सिर्फ आपको समझाने के लिए करी है। ये चित्रकारी एग्जाम में नहीं करना है, वरना तीर बनाने में सारा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में तीर नहीं बनाने हैं। एग्जाम में आपको क्या करना है, कुछ दिनों बाद आपकी थिंकिंग कैसे हो जाएगी मैं आपको बता रहा हूं। आपकी थिंकिंग कुछ दिनों में ऐसे हो जाएगी कि अगर ये +1/10 है, एक दूसरे से +1/10 ज्यादा है, तो दूसरा इससे कितना कम होगा, प्लस माइनस हो जाएगा। न्यूमरेटर को छू नहीं सकते, डिनोमिनेटर आपका 10 है कि 11 हो गया। -1/11 का मतलब ए अगर बी से 1/10 ज्यादा है तो बी ए से 1/11 लेस होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने कहा कि ये वैल्यू लेट से है +1/8, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, 8 + 1 9। ये आपने कहा है -1/3, तो आपको कि माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 - 1 आपका 1/2 हो जाएगा। फिर आपने कहा ये वैल्यू है -7/8, तो मैं कहूंगा माइनस का प्लस हो जाएगा, न्यूमरेटर को छू नहीं सकते, डिनोमिनेटर हो जाएगा 8 - 7 1। अच्छा 7/1 का मतलब क्या हुआ पता है आपको, ये वैल्यू बताओ इसका मतलब क्या हुआ। ए बी से अगर 7/8 लेस है,
यानी 87.5% लेस है, तो बी ए से 700% ज्यादा होगा। 7/1 का मतलब डरना नहीं है आपको, राइट। तो कुछ दिनों बाद ना कन्वर्जन ऐसे होने लगेंगे, आप कहोगे ये -11/12 है तो ये हो जाएगा +11/1, राइट। आप कहोगे ये वैल्यू है मेरा -1/6 तो आप कहोगे माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 रहेगा, 6 - 1 5। तो तीर जो बनाई है हमने वो सिर्फ समझाने के लिए बनाई है, आपको इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे। आप कहोगे यहाँ +1/4 है तो ये आपका -1/5 हो जाएगा। आप कहोगे यहाँ पर +1/3 है तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। आप कहोगे यहाँ पर -2/5 है तो ये आपका +2/3 हो जाएगा। ये कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिक होने लगेगा। यहाँ -2/3 है तो ये +2/1 हो जाएगा। यहाँ आपका +4/3 है तो ये आपका -4/7 हो जाएगा। यहाँ आपका -5/7 है तो ये आपका +5/2 हो जाएगा। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉकेट साइंस नाउ, वेरी सिंपल, राइट, क्लियर और नॉट। तो अभी ये बहुत बेसिक एप्लीकेशन मैंने आपको बताया है, और आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि एसएससी आपसे कभी ये पूछेगा कि ए बी से 50% ज्यादा है तो बी ए से कितना % कम है। आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू देम टू आस्क। पर पता है वो कई बार ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जाने अनजाने में ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जहां पर आपको इसके एप्लीकेशंस मिलेंगे, बहुत वाइड एप्लीकेशंस मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, प्रॉफिट लॉस में दिखाऊंगा, कई जगहों पर दिखाऊंगा। अभी उन्होंने सवाल मेंस में भी पूछे हुए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए बस, ठीक है, कि ये ऐसा होता है। इसको घर पे अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि आपको इसमें तकलीफ ना हो। फिर मैं आपको कल इसके और भी बहुत वाइडर एप्लीकेशन दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, फ्रैक्शन जानना जरूरी है। फ्रैक्शंस के बाद आपको उनके थोड़े बहुत एप्लीकेशन, जैसे एबी रूल में जो एप्लीकेशन है वो जानना जरूरी है। एबी रूल इज वेरी 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 वाइड। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ करवाऊंगा मैं आपको। परसेंटेज में टाइम लूंगा मैं, ठीक है, और टाइम देना। अगर आप मेरे से आपको कंप्लेंट रहती है कि आपको मेरी चीजें समझ ही नहीं आती, इसीलिए नहीं आती क्योंकि शायद आपने बेसिक पे काम ही नहीं किया थोड़ा सा मेरे तरीके से। जब आप वो कर लोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, होने भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो कल आने से पहले क्लास में, अभी मैं क्लास को छोड़ दूंगा वरना थोड़ा हैवी ना हो जाए आपके लिए क्लास। देखिए, अभी शुरुआत है, और जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये बहुत बेसिक पढ़ाया जा रहा है, हाँ मैं बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ। फ्रैक्शंस में क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन बने। परसेंटेज अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो 100 लोगों से पढ़ने की क्या जरूरत है? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो बेहतर है कि मैं थ्योरी भी पढ़ा दूं, वरना मैं सीधे सवाल लगवा सकता था। आई डू नॉट वांट टू डू दैट। तो मे बी आपको चीजें आती हो, आप उसको स्किप कर सकते हो, थोड़ा तेज देख लो, ठीक है। सो मुझे पता नहीं कितने लोगों ने क्लास अटेंड किया, बाद में पता चलेगा। कोशिश करनी है सबको जोड़ो आप इस क्लास से। अगर आप सबको इस क्लास से जोड़ते हो तो मैंने बोला मैं आपके लिए बहुत कुछ करके जाऊंगा कहीं नहीं, रहूंगा यहीं, बट कुछ बहुत अच्छा आपके लिए करने के लिए सोच रहा हूं। पर उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। इट्स नॉट ईजी स्टेप विच आई हैव टेकन, बट आई वॉन्ट टू डू इट फॉर यू, बट आई नीड योर सपोर्ट, राइट। सो मेक श्योर कि इस क्लासेस के बारे में आप सभी को बताओ। अब मैं एक मिशन पे हूं कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम मुझे खत्म करनी है। मैथ्स खत्म नहीं करना है, ठीक है, लेकिन मैथ्स की प्रॉब्लम खत्म करनी है आपकी। जो एक भय है आपके अंदर मैथ्स को लेके, वो नहीं होगा। आई विल इंश्योर कि ईच एंड एवरी टॉपिक यू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, और ये आप सभी को होना चाहिए कि मे बी आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपको स्कूल्स में चीजें सही से नहीं पढ़ाई गई हैं। यू नेवर नो, राइट। स्कूल्स में हमें मैथ्स कैसे पढ़ाया गया मैं जानता हूं। इति सिद्धम मत लिखो तो नंबर नहीं देते थे, ठीक है। कोई सवाल पूछ लो तो नंबर नहीं देते थे। तो नीदर यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास, ना ही आपको कभी सही से पढ़ाया गया, स्मार्ट सोचना ही नहीं सिखाया गया। आपको ये सिखाया गया कि इति सिद्धम लिखना है वरना नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपकी कोई गलती नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन हेल्प यू आउट इन थिंकिंग बेटर, एंड आई विल डू इट इफ यू सपोर्ट मी, राइट। तो ये आप इंश्योर करो कि आप सब तक ये चीजें पहुंचाओ एक बार, और अगर आप ये चीजें सब तक पहुंचाते हो और मेरा साथ दोगे, तो मैंने आपको बोला है कि 2019 विल बी वेरी गोल्डन ईयर फॉर यू। आई विल डू माई बेस्ट वॉट एवर आई कैन, ठीक है। जो भी मैं कर सकता हूं आपके लिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए करूं, और वो भी ईमानदारी से। मेरा कोई हिडन मोटिव नहीं है, मोटिव है आपको सपोर्ट करना। सो प्लीज सपोर्ट मी एंड दिस चैनल टू इंश्योर कि मैं आपको लगातार पढ़ाता रहूं। धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर से 6 PM। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, छोड़ के मत आना, ये क्लास रिवाइज करके आना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।